हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। अब तो डेट बहुत ही पास आ चुका है एग्ज़ाम का, तो सभी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अपडेट थे जो इम्पोर्टेंट हैं, डाटा को आपको ये सामने लेके आए हैं। एक दो पार्ट में इसको कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा आप लोग के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डेटा चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पे आपके लिए क्लासेस या वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी धान की खरीदी के लिए क्या अपडेट आया है, कब से कब चल रहा है, इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलेगा। तो धान खरीफ वर्ष में 2020-21 के लिए ये स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक। तो अभी धान खरीदी चल रहा है 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक, ठीक है। कुल पंजीकृत कृषक की संख्या है, ठीक है। चलेगा। चलेगा। तो कुल पंजीकृत किसानों की संख्या है 21,29,764। डेटा याद रखेंगे। इसमें इस साल कितने नए रजिस्टर हुए, पंजीकृत हुए, तो नवीन पंजीकृत किसान है 2,48,171। तो दोनों डेटा याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, कुल धान खरीदी केंद्र कितने बनाए गए हैं। तो इस बार कुल धान खरीदी केंद्र है 2305। तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कुल धान खरीदी केंद्र कितने हैं, तो 2305, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य देखते हैं मक्का का। तो मक्का का खरीदी कब से स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक। देखिए मक्का का टाइम पीरियड ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको निकालना है, साफ करने में समय लगता है, इसीलिए 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2020 तक का समय रखा गया है मक्का के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फसल है उनका क्या है, इस बार का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। धान, सबसे पहले धान सामान्य का देखते हैं, 1868 रुपये है अभी, ठीक है। 2020-21 में, ये 2019-20 में आपका 1815 रुपये था। 53 रुपये की वृद्धि हुई है, याद रखेंगे, वृद्धि पूछ सकता है कि इस बार धान की MSP में कितना वृद्धि हुआ, तो 53 रुपये का वृद्धि हुआ है। अगला देखते हैं धान ए ग्रेड का। अभी इसका मूल्य 1888 रुपये। इससे पहले था 2019-20 में 1835 रुपये। इसमें भी 53 रुपये का वृद्धि हुआ है, याद रखेंगे, 53 रुपये का दोनों धान में, ठीक है, ग्रेड 1 में और सामान्य में। अब आते हैं मक्के का। तो मक्के का भी रेट है 1850 रुपये, ठीक है, प्रति क्विंटल है, ठीक है, 1850 रुपये अभी वर्तमान में 2020-21 के लिए। और 2019-20 में था ये 1760 रुपये, 90 रुपये का वृद्धि हुआ है इसमें, याद रखें, वृद्धि कितने का हुआ, 90 रुपये का। अगला देखते हैं मूंगफली। मूंगफली का भी रेट है 5275 रुपये। कितना मूंगफली का रेट, 5275 रुपये। ये 2019-20 में था 5090 रुपये, ठीक है, 5090 रुपये। इसमें 185 रुपये की वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन, मूंगफली में हुआ, याद रखेंगे। अगला आता है सोयाबीन। सोयाबीन का भी रेट है वर्तमान में 3880 रुपये। ये 2019-20 में था 3710 रुपये। इसमें 170 रुपये की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे सोयाबीन में 170 रुपये की वृद्धि हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट थे कृषि से संबंधित, ठीक है। तो इससे सारे डाटा आप लोग नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, या कर लिए होंगे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए साथ ही साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको भी आपको भी करा देते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, महानदी को बोलते हैं। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को बोलते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को बोलते हैं, ठीक है। रिवाइज करते जाइए क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है। रायपुर की जीवन रेखा की बात करें तो खारून नदी को बोलते हैं। बिलासपुर की जीवन रेखा बात करें तो अरपा नदी को बोलते हैं। रायगढ़ की जीवन रेखा बोले तो केलो नदी को बोला जाता है। चांपा की जीवन रेखा बोले तो हसदेव नदी को बोला जाता है, क्योंकि हसदेव नदी के तट पे ही चांपा बसा हुआ है।
मुंगेली की जीवन रेखा आगर नदी को बोला जाता है। तो ये कुछ नदी थे जो जीवन रेखा से संबंधित है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बनने के अच्छे चांसेस रहते हैं, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला हमारा टॉपिक लेते हैं। सिंचाई से संबंधित कुछ डेटा थे जो आपको याद होने चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। राज्य गठन के समय कुल सिंचाई क्षमता कितना था? तो जब राज्य गठन हुआ, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय थे 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता थी हमारी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की। कुल सिंचाई सिंचित क्षमता, ठीक है, वर्तमान में अभी कितने हैं? पहले 13.28 लाख थे, ठीक है, अभी है तो 20.99 लाख। याद रखेंगे अभी कितनी सिंचाई क्षमता? 20.99 लाख हेक्टेयर, ठीक है। मार्च 2019 तक का अपडेट है ये, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में यहीं तक अपडेट दिया गया, ठीक है। तो अभी है 20.99 लाख हेक्टेयर, ठीक। कुल कृषि भूमि का प्रतिशत कितने प्रतिशत में है? तो 37% में है सिंचित सिंचाई, ठीक है, सिंचित सिंचाई। राज्य गठन उपरांत सिंचित सिंचाई में कितना वृद्धि हुआ? तो 7.71 लाख हेक्टेयर वृद्धि हुआ है सिंचित क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब जो निर्माणाधीन योजनाएं हैं उसके बारे में अपडेट देख लेते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। कितने? अभी 8 हैं और 4 निर्माणाधीन हैं। याद रखेंगे अभी 8 हमारे यहाँ पहले से स्थापित है, 4 निर्माणाधीन है। मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक है, ये होता है आपका लिमिट 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। तो कितने हैं हमारे यहाँ मध्यम सिंचाई परियोजना? 37 है। और कितना निर्माणाधीन है? 1 और निर्माणाधीन है, ठीक है। अगला है हमारा लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना तो ये आपका 2,000 हेक्टेयर तक इसका लिमिट होता है, ठीक है। 2,000 हेक्टेयर तक के लघु सिंचाई परियोजना में आते हैं। कितने स्थापित है? 2395 हमारे, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई परियोजना है 2395। और कितने निर्माणाधीन है? तो 369, याद रखें 369 और निर्माणाधीन है, ठीक है। नलकूप की बात करें तो कितने नलकूप योजना है? तो हमारे यहाँ 30 स्थापित है और 1 कार्यशील है, निर्माणाधीन है। एनीकेट की बात करें, ठीक है, तो अभी 718 एनीकेट है वर्तमान में और 145 निर्माणाधीन है। तो ये डाटा आप याद करके रखिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, सिंचाई के स्रोत को देख लेते हैं परसेंटेज में। हेक्टेयर याद हो चाहे ना हो, परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत क्या है हमारे यहाँ? नहर। क्या है हमारे यहाँ? नहर। नहर का कितना है? 57.39% नहर हमारे यहाँ सिंचित करता है। अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पे नलकूप सहित अन्य साधन जो भी, तो ये 39.70% है, ठीक है। दूसरे नंबर पे नलकूप आता है, ठीक है, और अन्य साधन इससे जो भी जुड़े रहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है तालाब। तालाब की मात्रा बहुत कम सिंचाई क्षेत्र के लिए रह गया है, 1.90% है तालाब से। अंतिम में है कुआं। कुआं से है 1.01%, ठीक है। तो ये हमारे सिंचाई स्रोत के परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? नहरें, नलकूप, फिर तालाब, फिर कुएँ। तो जमाने के लिए भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, चलेगा। अगला फैक्ट देखते हैं, कुल सिंचाई क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है, 20,06,196 हेक्टेयर में। सर्वाधिक सिंचित कौन सा जिला है? तो जांजगीर चांपा है। और न्यूनतम में नारायणपुर। तो याद रखेंगे सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। और न्यूनतम में कौन है? नारायणपुर। सिंचाई के प्रतिशत की बात करें तो 36% सिंचाई, ठीक है। और सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। और न्यूनतम में दंतेवाड़ा आ जाता है परसेंट में देखें तो, ठीक है, चलेगा। अगला टॉपिक लेते हैं, कुछ फसल को देख लेते हैं, प्रमुख फसल और उसका उत्पादन कहाँ सर्वाधिक हुआ है इस बार, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए गेहूं में अभी नंबर 1 पे है हमारा राजनांदगांव। तो गेहूं में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा हुआ है? तो राजनांदगांव में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। कोदो कुटकी की बात करें तो दंतेवाड़ा। कोदो कुटकी के लिए सर्वाधिक उत्पादन कोदो कुटकी का दंतेवाड़ा में हुआ है। अगला है हमारा चना। चना की बात करें तो बेमेतरा। चना की बात करें तो बेमेतरा में सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट हमारा तिवड़ा। तिवड़ा कहाँ हुआ है? तो मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है तिवड़ा का, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं, गन्ना।
गन्ना का सभी जानते हैं कबीरधाम जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है हर साल, अभी भी हुआ है सर्वाधिक उत्पादन कबीरधाम। नारियल की बात करें तो कोंडागांव, नारियल के लिए क्या है कोंडागांव, कोंडागांव में जिले में सर्वाधिक उत्पादन हुआ नारियल का। अगला है रागी, ठीक है, रागी का सर्वाधिक उत्पादन कोंडागांव, तो याद रखेंगे नारियल और रागी ये दोनों का आपको हुआ कोंडागांव में, ठीक। अगला देखते हैं चाय, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है जसपुर में, ठीक। चलेगा आगे देखते हैं परसेंटेज के आधार पर वनों का देख लेते हैं कुछ डाटा, वन का भी आपको याद होना चाहिए। तो वन की बात करें तो मिश्रित वन, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 26,018 किलोमीटर में है। परसेंट याद कीजिए, परसेंट इंपॉर्टेंट है। मिश्रित वन कितना है 43.52, ठीक है, 43.52% मिश्रित वन है। फिर अगला है साल वन, साल वन की बात करें तो ये 40.56% है, 40.56%। फिर आता है सैगोन वन है उसके बाद 9.42%, ठीक है। फिर कार्य अयोग्य जो काम के लिए नहीं है कार्य अयोग्य वो 6.50, तो टोटल 100% हो गया। तो यही याद रखेंगे, तीनों आपको याद होना चाहिए। मिश्रित वन कितना है 43.52, साल वन कितना है 40.56 और सैगोन वन कितना है 9.42। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन, इतना आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आज लेके आए हैं। आपको और किसी भी कि आपके डाटा चाहिए नवीन डाटे अपडेट के साथ तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उन डाटों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिल जाएंगे आपको। और अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन ही रिवीजन है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए बार बार और आर्टिफिशियल डेटा को याद कीजिए, ठीक है। तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये डेटा आपको पहुँच पाए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और कोई भी और डाटा चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।